हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए वीडियो। तो अभी तक हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, इवन प्रैक्टिस सेक्शंस भी हो चुके हैं। सिर्फ आपके जो है व्याकरण के प्रैक्टिस सेक्शन हैं उन्हें भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर रहे हैं, फटाफट लेकर आ रहे हैं ताकि वो भी आपके लाइव सेशन के थ्रू मैं ख़त्म करूँ। अब बच जाती है कि हम कुछ सैम्पल पेपर्स और कुछ साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। तो हमने ये काम शुरू किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देंगे। अब ये सारे काम तो हम कर रहे हैं, तो हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू कहाँ से किए? हमने शुरू किए ये 2021 से, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आप लोग को शायद पता भी ना हो या जिनको पता हो तो उतना ध्यान भी नहीं हो। 2020 में हमारा जो है वो आया कोविड। उसके चलते जब कोविड आया तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स ही चल रहे थे, उसी दौरान ही लॉकडाउन कर दिया गया था। लेकिन तब तक क्लास 10th के सभी क्वेश्चन मतलब जितना भी पेपर्स थे सारे सब्जेक्ट्स के हो चुके थे। 12th के ही शायद 1-2 बाकी थे और उन्हें कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था 2020 मार्च की बात। तो उसके बाद से सीधे लॉकडाउन लगा और फिर आप लोगों के जो भी बोर्ड्स के 10th का तो बोर्ड 20 में हो चुका था। 21 आया क्योंकि फिर उसके बाद तो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग की शुरू हो गई। तो 21 में कोई भी जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया, ठीक है, उस साल। तो उस साल आपके ईयरली परफॉर्मेंस और प्री बोर्ड्स उन सभी के आधार पे आप लोगों का रिजल्ट बनाकर आउट कर दिया गया था क्लास 10th के लिए। ये बात कर रही हूँ मैं 21 फेब की, ठीक है। 2021 फेब में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था। अब शुरू हुआ सेशन 2021 और 22 का। 21 में बोर्ड एग्ज़ाम तो हुए नहीं, उसके बाद 21 और 22 का जो सेशन था उनको 2 टर्म में डिवाइड किया गया आपका, ठीक है। अब इस साल बोर्ड होने थे तो लेकिन उन्हें क्या किया गया, 2 टर्म में डिवाइड किया गया, यानी कि आपका 80 मार्क्स का पेपर 40-40 मार्क्स में किया गया। टर्म 1 जो है वो 40 मार्क्स का और टर्म 2 40 मार्क्स का। तो टर्म 1 में आपके जो आने थे वो आपकी पाठ्यपुस्तक और व्याकरण आधारित प्रश्न थे और वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो टर्म 1 आपका टोटल ऑब्जेक्टिव था और टर्म 2 जो था वो टोटल सब्जेक्टिव था, जिसमें आपकी दोनों पाठ्यपुस्तक और लेखन आधारित आपकी चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। तो टर्म 1 आपका हुआ था नवंबर 2021 में और टर्म 2 हुआ था फेब 2022 में, ठीक है। तो 21 के नवंबर में आपका टर्म 1 हो गया था और टर्म 2 हुआ था 22 फेब में। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको रिसेंटली आपने देखा कि हमने 21 टर्म 1 आपको कराया, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव था जो कि हुआ था 2021 नवंबर में। आज हम आपके लिए टर्म 2 लेकर आए हैं, ठीक है। टर्म 2 जो कि फेब 2022 में हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस कारण से ये 2 टर्म में हुआ था। अब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, आपका एक ही बार साल में होता है। उसके बाद 2 एग्ज़ाम और कंडक्ट हो चुके हैं 23 और 24 का, जो कि आपके फेब में होते हैं, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे आपका टर्म 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका 2021 टर्म 2 सेट 1, ठीक है। अब मैं इस टर्म 2 के 2-2 सेट लेकर आ रही हूँ। तो अब हम जो ये पेपर करेंगे टर्म 2, ये 2 सेट रहेगा, 23 2 सेट रहेगा, 24 2 सेट रहेंगे। तो इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 2-2 सेट के कंप्लीट करेंगे। और जब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ही कंप्लीट होते हैं हम अपने सैम्पल पेपर्स को कराने लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी पूरी प्रॉपर तैयारी चल रही है ताकि आप अच्छे से देखें, समझें, करें और पढ़ें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। क्लास 10th कोर्स बी का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोर्स बी में हमारी 2 बुक हैं, स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2, ठीक है। चलिए यही बुक आपकी तब भी थी, हाँ थोड़े चेंजेस थे, कुछ चैप्टर्स थे जो अब हटा दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए आपका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको वर्णात्मक लिखने थे, 2 घंटे का समय आपको मिला था और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, 40 मार्क्स का, क्योंकि 40 मार्क्स तो टर्म 1 में हो चुका था आपका। सामान्य निर्देश, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? 8। 2 खंड है, 8 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, का और खा। खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए।
तो खंड का में आपकी पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। पहली बुक हमारी स्पर्श रहेगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 काव्य खंड, क्वेश्चन नंबर 2 गद्य खंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो हमारी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक है संचयन, उससे प्रश्न आएंगे। तो ये 3 प्रश्न जो रहेंगे ये कहाँ के हमारे रहेंगे, आपके जो पाठ्यपुस्तक हैं हमारी, ये खंड का में रहेंगे। फिर आ जाते हैं खंड खा में कुल 5 प्रश्न हैं, जो कि टोटल हमारे रचनात्मक लेखन रहेंगे, जिनमें अनुच्छेद है, पत्र है, सूचना है, विज्ञापन है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। तो हर प्रश्न के साथ आपके पास विकल्प मौजूद हैं, इनको समझते हुए हमें आगे काम करना है। हर क्वेश्चन में निर्देश हैं, उनको पढ़ना है, समझना है और करना है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर दीजिए। ये चीज़ उसी साल में नहीं, आगे हर सालों में आपको ध्यान रखनी है। और इस साल जब आप बोर्ड पेपर दोगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप सीक्वेंस में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यहाँ पर दिया गया है, आगे आप जब भी देंगे तो भी हमेशा ध्यान रखना आपको आंसर सीक्वेंस में ही देने हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास खंड का है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक आधारित हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास हमारी स्पर्श बुक के काव्य खंड आधारित प्रश्न हैं। ठीक है, काव्य खंड आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और एक प्रश्न का उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देना है। तो उसके लिए आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा सॉरी गलत, यहाँ पर 2 मार्क्स होंगे, यहाँ पर 5 दे दिया गया है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर 2 मार्क्स का आपके पास में एक क्वेश्चन रहेगा। इसको सही कर देती हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, 2 into 3 = 6, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, आप यहाँ पर कर रहे हो 2 मार्क्स का, सॉरी, तो ये आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 2 into 2, क्योंकि 2 ही प्रश्न हमें करने हैं, ये होंगे आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास प्रश्न दिया था। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है काव्य खंड में। मनुष्यता कविता में कवि ने सबको साथ चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो याद रखना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर इस साल भी आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी ध्यान देखना, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट कर लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रिक्वेंटली कुछ सालों में रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो उनको आप देख लेना। चलिए देखते हैं मनुष्यता कविता में ऐसा क्यों उन्होंने कहा है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य को अपने हित से पहले दूसरे के हित के लिए सोचना चाहिए। अपने पौरुष, बुद्धि, बल, धन आदि का उपयोग सबके उत्थान के लिए करें। सबको साथ लेकर चलना ही प्रत्येक समर्थवान मनुष्य की पहचान है। इससे ही देश व समाज की उन्नति संभव है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाते हैं दूसरा प्रश्न। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि कवि ने वृक्षों को पर्वतों की उच्चाकांक्षाएं क्यों कहा है। बताया ना कि जो बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है कि वो पर्वतों की उच्चाकांक्षाएं, उनको देखकर क्या लगता है कि पर्वत आसमान, जो ये वृक्ष हैं वो आसमान को छू लेना चाहते हैं। ये चीज़ बताई गई है। देखिए क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि ने वृक्षों को पर्वत की ऊंची आकांक्षाओं के रूप में प्रतिबिंबित किया है। पर्वत की चोटी पर खड़े हुए ऊंचे वृक्षों की तुलना मन की ऊंची आकांक्षाओं से की गई है। ये वृक्ष शून्य आकाश की ओर एकटक देखते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो ऊंचा उठने की आकांक्षा में चिंतित कोई व्यक्ति हो। मतलब हम चाहते हैं कि और ऊंचा उठता जाए, बिना किसी अन्य की ओर आंख उठाए सदा स्थिर भाव से अपने लक्ष्य की ओर देख रहा है। वो क्या है, वो सिर्फ एक लगातार एक टक देख रहा है ना। अब जैसे हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो हम लगातार उसकी तरफ देखते हैं, हम उसको बस अपने आप ले लेना चाहते हैं। जिस प्रकार मानव मन सदैव आगे बढ़ने की सोचता है, उसी प्रकार वृक्ष भी आकाश को छूना चाहते हैं। इसीलिए इनको पर्वत की उच्चाकांक्षाएं बोला
गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। कर चले हम फिदा से उद्धत प्रस्तुत पंक्ति में इस जश्न से कवि का क्या आश्रय है और उसे बाद में मनाने के पीछे क्या कारण है। अब उन्होंने बोला ना फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, तो ये जो जश्न की बात हो रही है ये है अपने बलिदान का जश्न, क्योंकि जब तक हम बलिदान नहीं देंगे तब तक हम फतेह का जश्न नहीं मना पाएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो यही चीज़ उन्होंने कही है। सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण जश्न देश के लिए प्राणों का बलिदान करने का जश्न है। जीत के जश्न से पूर्व उन्हें देश पर कुर्बान होने का जश्न मनाना पड़ता है। भाई अगर हम देश के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे, हम जीते ही नहीं सकते। अब बिना बैठे बैठे तो हम जीतेंगे नहीं, लड़ना पड़ेगा, अपनी जान देनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा। अर्थात जीत के लिए उनके जीवन का बलिदान आवश्यक है। देश को जीत दिलाने के लिए उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है, इसके बिना जीत संभव नहीं है। मनाने, जश्न मनाने से यहाँ तात्पर्य है कि सैनिकों के लिए देश पर जान कुर्बान करना गर्व और खुशी की बात है, इसीलिए इसे वे मनाते हैं। तो मतलब एक ऐसे काम के लिए हम दे रहे हैं जो वाकई बहुत ही ज़्यादा, अब देखिए सबसे कीमती हमारी जान होती है, उससे ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं होता, लेकिन तब भी वो अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, कि यानी कि वो अपने आप से ज़्यादा इस देश को मानते हैं, इस देश को रखते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करने की बात कही है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे गद्य खंड से चैप्टर है, ठीक है, हमारी स्पर्श बुक के गद्य खंड से अध्याय दिया गया है। गद्य खंड के 7 चैप्टर थे ना हमारे पास, उसी में से है। अब इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न करना, और एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 4 मार्क्स, ठीक है। कितने मिल रहे हैं? 4 मार्क्स। देखिए क्या है, हमारे सामने जो वर्तमान लक्ष्य है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए, ठीक है। जो हमारे सामने क्षण रखा गया है वही सत्य है। झेन की देन पाठ से उद्धत लेखक का यह कथन वर्तमान परिस्थितियों में कहाँ तक सत्य है, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। वर्तमान समय में आप लोगों को मशीन की तरह काम करते देख रहे हैं, समय की घड़ी के हिसाब से वो लोग चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, भविष्य में भी बहुत सारे सपने बुन रखे हैं उसे भी करना चाहते हैं। जो वो पास्ट में नहीं पा सके उसे भविष्य में पाने के लिए वर्तमान में एकदम गधा मजदूरी की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब हम वहाँ झेन की देन में बैठे चाय पी रहे थे तो वर्तमान समय जो है वो बहुत लंबा हो गया, भूत भविष्य गायब हो गया था। तो वो चीज़ यहाँ पर भी संगत है। लोगों को समझना है कि वर्तमान समय ही ऐसा है जिसे हम जी सकते हैं, जो बीत गया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आने वाले समय का हमारे ऊपर कोई बस नहीं है। तो जीने का समय तो वर्तमान में है, हमें वर्तमान में इस तरीके से अपने समय को हमें नहीं गंवाना है। लेखन वर्तमान काल को ही सत्य मानते हैं क्योंकि वही हमारे सामने है। भूत बीत चुका है और भविष्य आने वाला है। बीते समय को लौटाया नहीं जा सकता और जो आने वाला है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः हमारे सामने जो घट रहा है वही शाश्वत है। एक समझदार मनुष्य को उसी में जीना चाहिए। इस प्रकार हम सत्य वर्ण करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाते हैं। यदि ध्यान दिया जाए तो बीते कल की यादें दुख देती हैं और आने वाले भविष्य की चिंता हमारे दुख को और भी बढ़ा देती है। इसीलिए देखिए आजकल हम लोग कैसे चिंतित रहते हैं कि नहीं हम इतना सब कर लें, आने वाला भविष्य हमारा सही रहे, हमारा अच्छा रहे। तो इसीलिए हम वर्तमान समय में जीते रहते हैं। फिर इसमें जीने से क्या लाभ? जिसमें रहकर हम स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं वही सत्य होता है, बाकी तो सपना मात्र है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि वह अक्सर भविष्य के सपने बुनता रहता है। इसी कारण से वह वर्तमान समय को ठीक से जी नहीं पाता। यह उचित नहीं है। मनुष्य को वर्तमान समय में ही जीना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज है वो हमारे लिए वर्तमान है, उसी को खुलकर जी। दूसरा प्रश्न है, आपसी फूट के कारण भारत इतने वर्षों तक दूसरों का गुलाम रहा। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? कारतूस एकांकी के आधार पर कारण सहित उत्तर दीजिए। बात सही है।
अंग्रेजों का मेन मोटिव ही था फूट डालो राज करो। हमारे यहाँ इतनी जातियाँ थी, इतने धर्म थे, उनके आधार पर उन्होंने फूट डाली, ठीक है। इवन हम कहेंगे कि इन बाहरी लोगों ने ही हमारे यहाँ ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसका रूप बदल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर कर दी, जो ये बाहरी आक्रांता है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अगर हम इनको दबाना चाहते हैं तो इनमें फूट डालनी पड़ेगी, और वो फूट का बीज इन्होंने हमारी वर्ण व्यवस्था के रूप को बदल के किया। अब कारतूस एकांकी में ही देखिए, शहादत अली और वजीर अली, इन दोनों के बीच जो है एक गद्दी को लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव था। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने वजीर अली को गद्दी से हटाया और उसके चाचा शहादत अली को बैठाला। अगर दोनों एक होते तो मजाल थी कि अंग्रेज अवध पर अपना आधिपत्य जमा पाते, है ना। इनडायरेक्टली शासन कर रहे थे, पर भाई बैठा शहादत अली गद्दी पर था, पर एक तरीके से इनडायरेक्टली शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष गद्दी भले शहादत अली के पास हो, परोक्ष रूप से अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन अगर शहादत अली और वजीर अली चाचा भतीजे का, एक सगे चाचा भतीजे का जो एक रोल निभा दे, तो अंग्रेज कभी भी अवध पर कब्जा नहीं कर पाते, है ना। और जितना भी उनके पास ऊपर कब्जा था वो भी हट जाता। मैं इस बात से सहमत हूं, आपसी फूट के कारण हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। इस कथन की पुष्टता हमें कारतूस एकांकी में भी दिखती है। वजीर अली के चाचा शहादत अली ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, षड्यंत्र करके उनसे अपने भतीजे वजीर अली को तख्त पर से हटा दिया, जो कि एक काबिल या वफादार राजा था। वजीर अली अच्छा रहा शासक, शहादत अली तो नहीं था ना। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी। वह अवध को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद रखना चाहता था, परंतु अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उसे तख्त से हटा दिया गया। यदि भारतीयों में एकता होती तो चंद अंग्रेज मिलकर भारत जैसे विस्तृत देश को अपना गुलाम न बना पा सकते। आपसी फूट के कारण ही ऐसा संभव हुआ, ठीक है। आए तो ये लोग मसाले बेचने थे ना, किस तरीके से इन्होंने एक एक करके पूरे भारत पर कब्जा किया। सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इन भारतीयों की कमजोरी क्या है। इन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरों की कही बातों पे या अपने से कमज़ोर तर लोगों पर जल्दी जो है वो दबाव हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने फूट डालो वाला शासन किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं खंड का के तीसरे प्रश्न पे, जहाँ पर हमारी पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन से प्रश्न पूछे गए हैं। पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो संचयन से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको जो है दिलाएंगे कितने? 2 नंबर। जब आप 2 प्रश्न करोगे तो कितने मिल जाएंगे? सॉरी, एक प्रश्न के लिए 3 नंबर, तो 2 प्रश्न करोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, कहानी हरिहर काका कहानी वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होते हुए समाज की कथा है। इस कथन को कहानी के आधार पर उदाहरण सहित सिद्ध करिए। पहले समझिए क्या है। हरिहर काका जो कहानी है वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होते समाज की है। वृद्ध कहते हैं ना, बुजुर्ग और बच्चे एक समान होते हैं। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें उन्हें करनी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे जब वो बुज़ुर्ग होने लगते हैं तो बुज़ुर्ग होते भी उनके हाथ पैर जो हैं वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल एक बात है, उन्हें क्या है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनको हर एक चीज़ के लिए हमारी मदद चाहिए होती है। इवन वो लोग डिसीज़न लेने में भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब बुज़ुर्ग होते हैं तो उन्हें हम सबका साथ बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस कहानी में हमने देखा कि हरिहर काका को जहाँ समाज में महंत ने भी धोखा दिया, अपनों ने भी धोखा दिया। तो एक तरीके से समाज के सभी लोग जो हैं सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी पे उनका ध्यान था, लेकिन हरिहर काका की देखभाल, उनके साथ हंसना बोलना बैठना, उनको ये सब का किसी को कोई चिंता नहीं थी। बस कि जिस तरीके से वो हासिल करना चाहते थे तो हरिहर काका की प्रॉपर्टी, उनको क्या खाना है, उनकी देखभाल, उनकी बीमारी में उनका खाना पीना, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं था किसी को। और अगर जब कभी उन्होंने देखभाल करी भी तो सिर्फ इस लालच में कि प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए। तो समाज जो है वो ऐसे वृद्धों के लिए पूरी तरीके से
संवेदनहीन होता जा रहा है। हरिहर काका की कहानी जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। ये कहानी पारिवारिक अशांति, बड़ों का अपनापन, उनके मन में असंतोष के कटु सत्य को उजागर करती है। यह प्रवृत्ति हमारे समाज के लिए हानिकारक है। इससे हमारे समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अब हमारा समाज के जो नैतिक मूल्य हैं वो हमेशा बड़ों का मान सम्मान, देखभाल के बारे में बात करता है, लेकिन इस कहानी में हमने इन सभी का ह्रास होते हुए देखा। हरिहर काका के परिवार में उनके सभी भाई हरिहर काका से सिर्फ जमीन चाहते थे। आप उनसे लेना चाहते हैं, मगर उनकी देखभाल करना, उनका हित करना वो तो कोई सोच ही नहीं रहा था। जमीन के लालच में उनके भाइयों ने उनसे रिश्ता रखा था। इसी जमीन के लालच में भाइयों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अपने भाइयों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाना हरिहर काका के लिए अविश्वसनीय था। बुजुर्गों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार समाज की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो ऐसे बुजुर्गों के प्रति हमारा ये कर्तव्य बनता है, चाहे वो हमारे अपने हों चाहे ना हो, उन्हें जिस पल जिस तरीके की आवश्यकता है हम उनकी मदद करें। ये हमारा फर्ज बनता है, एक समाज का फर्ज बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब असंवेदनशील हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बुजुर्ग की किसी भी चीज़ों से कि उन्हें कोई फर्क तकलीफ है क्या है, कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, खा हमारे पास में है। सपनों के ऐसे दिन पाठ के आधार पर लिखिए, लेखक को नई श्रेणी में जाने की प्रसन्नता अन्य विद्यार्थियों की तरह क्यों नहीं होती थी। अब देखिए क्या होता है, हम लोग नई श्रेणी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक हम लोग को प्रसन्नता रहती है कि नई नई बुक्स मिल रही हैं, नई नई कॉपी मिल रही है, नई यूनिफॉर्म मिलेगा, स्टेशनरी नहीं मिलेगी, एक ये एक्साइटमेंट हम लोग को रहता है। तो सभी बच्चों को ऐसा रहता था, लेकिन हमारे लेखक के साथ ऐसा नहीं था। हमारे लेखक गुरदयाल सिंह जी के बचपन में उनके परिवार की जो आर्थिक हालत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो पढ़ाना, अगर उनके जो क्या कहते हैं मास्टर जी हैं, उन्होंने अगर मदद नहीं करी होती तो शायद गुरदयाल सिंह जी पढ़ भी ना पाते, है ना। तो वो क्या करते थे, एक संपन्न परिवार के लड़के की जो पुरानी किताबें थी वो ला कर दे देते थे। तो एक तरीके से ये एक्साइटमेंट नई किताब और कॉपियों का उनके अंदर नहीं रहता था। दूसरा, सिलेबस बढ़ गया है, ये भी एक टेंशन बहुत रहती थी। पहले से अब पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये भी रहा करता था। लेखक के घर में पढ़ाई के प्रति किसी की रुचि नहीं थी। अपने परिवार में केवल लेखक ही थे जो पढ़ रहे थे, वह भी केवल हेडमास्टर साहब द्वारा दी गई पुरानी किताबों से पढ़ रहे थे। इसलिए लेखक का मन उदास रहता था। एक तो पढ़ाई का माहौल नहीं, भाई घर में पढ़ाई, भाई किसी को पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे हम लोग में होता है, घर में हम लोग के यहाँ सब सीरियस होते हैं, नहीं पढ़ो बैठ के इस तरीके से। इसके अलावा स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करना, अगली कक्षा में पढ़ाई थोड़ी कठिन होती जाती। मास्टरों की आकांक्षाओं पर पूरे नहीं उतरे तो बेरहमी से मास्टरों द्वारा पिटाई होती थी। एक तो भाई घर स्कूल में भी भाई बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती, तो कहीं ना कहीं एक नई क्लास में जाने का जो एक्साइटमेंट था वो मार के डर से ऐसे ही हो जाता था। इन्हीं सब कारणों से लेखक का बाल मन नई श्रेणी में जाने के नाम से उदास रहता था। एक तो नई किताबें नहीं, दूसरा पढ़ाई भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पढ़े नहीं तो मास्टर की मार पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे उन्हें नई कक्षा में जाने की इतनी प्रसन्नता नहीं रहती थी। प्रश्न संख्या गा है। अब गा में हमारा तीसरा चैप्टर टोपी शुक्ला से है। इफ़न के पिता के तबादले के बाद टोपी शुक्ला का अकेलापन और महंत और भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण हरिहर काका का मौन धारण वर्तमान समाज की ऐसी सच्चाई है जिससे आज बहुत से लोग पीड़ित हैं। इस स्थिति से निकालने में आप ऐसे लोगों को क्या सुझाव देंगे। अच्छा, 2 चैप्टर्स की कहानी को आपके सामने रखा गया है और उस पे बेस्ड आपके लिए एक नया क्वेश्चन बनाया गया है। पहले क्वेश्चन समझिए। इफ़न के पिता के तबादले के बाद टोपी शुक्ला का अकेलापन, ठीक है। टोपी का उसका एक ही फ्रेंड था इफ़न, और दूसरी थी इफ़न की दादी। तो इफ़न के पिता के तबादले से पहले ही इफ़न की दादी का देहांत हो गया था, तो एक सदमा तो उसे इतना ही लगा था। दूसरा, इफ़न के पिता का तबादला तो इफ़न भी चला गया। घर में कोई ऐसा नहीं जिसके साथ वो अपने दिल की बातों को बांट सके, चीज़ों को कोई उसे समझ सके, कोई उसे प्यार इतना लगाव दे। तो इस चलते वो पूरी तरीके से भरे पूरे परिवार में अकेला हो चुका था। दूसरी तरफ आप दूसरे पार्ट में देखिए, हरिहर काका पार्ट में, उसमें क्या था,
उसमें महंत और भाई, उनका परिवार भी है, बाहर समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, तब भी हरिहर काका अकेले हो गए। क्यों? क्योंकि ये सभी उनकी प्रॉपर्टी चाहते थे, कोई उनका साथ नहीं चाहता था, कोई उनकी देखभाल नहीं करना चाहता था, उनकी भावनाओं को कोई समझना नहीं चाहता था। तो एक तरीके से भरे पूरे परिवार, पूरे समाज के होते हुए भी इन दोनों कहानियों में ये दोनों ही कैरेक्टर जो हैं वो अकेलेपन का शिकार थे। अगर आपके पास ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके आसपास, आपके पड़ोस में हो, तो आप उसकी मदद किस तरीके से करेंगे? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए, इरफान के चले जाने से टोपी बिल्कुल अकेला हो गया। जीवन में फिर कभी किसी और से उसकी दोस्ती नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर हरिहर काका भी अपने भाइयों द्वारा धोखा दिए जाने से आहत थे। टोपी तथा हरिहर काका की यह उदासीनता उनके जीवन के खालीपन तथा दूसरों पर अत्यधिक भरोसे का परिणाम था, है ना। भाई वो दूसरों पर भरोसा कर रहे थे जैसे कि भाइयों पर कर रहे थे। इन दोनों के जीवन का यह अकेलापन अन्य लोगों व परिवारजनों की उपेक्षा के कारण था। कोई समझ ही नहीं रहा था इनको, इनकी भावनाओं को, इनको कोई समझने को तैयार नहीं था, ना समाज वाले ना परिवार वाले। टोपी को यदि अन्य सहपाठियों व भाई बहनों से सहारा दिया होता तो वह संभल जाता। इस स्थिति में मनुष्य को भावनात्मक रूप से स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग हो, अपनी रुचि के कार्यों में मन लगाना चाहिए, नए नए लोगों से मिलकर दोस्त बनाकर या घूम फिरकर भी अपने अकेलेपन को दूर किया जा सकता है। यदि हमें कोई सहारा नहीं दे तो हमें अपने जैसे लोगों का सहारा बन जाना चाहिए। इससे हम और अन्य दोनों संभल जाएंगे। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जो ये लोग अकेले हो जाते हैं, तो उसका बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग जो उनको एक थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनली भी उनके साथ रह सकते हैं, उनके सुख दुख को बांट सकते हैं, उनकी मन की बातों को कर सकते हैं, तो हम उनका सहारा बन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ हमारा खंड का खत्म हो गया। तो खंड का में आपने देखा हमारी दोनों पाठ्यपुस्तकें, यानी कि पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा शुरू हो रहा है खंड खा। अब खंड खा से हमारे जितने भी रचनात्मक लेखन के कार्य हैं वो आएंगे, जिनमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, ये सभी रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो 5 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। इसके लिए आपको मिल रहे हैं 6 नंबर। तो आपके सामने 3 ऑप्शन रखे गए हैं, 3 टॉपिक रखे गए हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है, जिसके लिए आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहला हमारे पास है परोपकार। अब इस पर 3 संकेत बिंदु हैं। परोपकार का अर्थ, महापुरुषों एवं प्रकृति के उदाहरण, सामाजिक जीवन में परोपकार आवश्यक क्यों। ठीक है, तो इस पे 150 शब्दों का हम अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति में परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य कहा गया। परोपकार यानी कि दूसरे के ऊपर उपकार, दूसरे की मदद। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परस्पर सहयोग उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। वह दूसरों के सहयोग के बिना जीवन यापन नहीं कर सकता। हम अकेले कर सकते हैं नहीं, हमें हमेशा दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी ओर समाज को उसके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग, सहायता देते तथा लेते रहते हैं। इसे परोपकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परोपकार। पर उपकार। परोपकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पर उपकार। इस प्रकार परोपकार का अर्थ है अपनी चिंता किए बिना दूसरों के लिए भले की बात सोचना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि परोपकार का अर्थ क्या है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार और यथाशक्ति हर संभव उपाय से दूसरों की भलाई करना। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमारा जितना हो सकता है उससे हम दूसरों की भलाई कर सकें। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही व्यक्ति को स्वार्थ की संकुचित परिधि से निकालकर परोपकार की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा देती रही है। भारतीय संस्कृति में पर पीड़ा को सबसे बड़ा अधर्म कहकर संबोधित किया गया है। दूसरे की तकलीफ, ठीक है, पर पीड़ा मतलब दूसरे की तकलीफ।
तो ये अधर्म है। हमें किसी दूसरे को तकलीफ देनी नहीं है, और दूसरा अगर तकलीफ में है तो उसे चुपचाप हमें देखना भी नहीं, उसकी हेल्प करनी है। हमारे इतिहास में भी कई ऐसे महापुरुष हुए जिनसे हमें परोपकार की प्रेरणा मिलती है। महर्षि दधीची ने अपने प्राणों का मूल्य देकर समस्त प्राणियों की रक्षा की थी। महात्मा बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए राज्य का त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की। चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब वो अपनी जान दे रहे थे सिर्फ इसलिए ताकि हमारा देश आजाद हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है वो खुशहाल जिंदगी जी सकें। परोपकार के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हमें सहर्ष इसके लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि खुशी खुशी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। त्याग करने से ही मनुष्य महान बनता है। व्यक्ति को अपने सद्गुणों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे अंदर ये गुण पहले से होते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा करके हमेशा हमें अपने गुणों को बनाए भी रखना चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सत्य प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता, वही महान होता है। लोगों की भलाई के लिए मनुष्य को व्यक्तिगत सुख दुख की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या सुख है क्या दुख है, इस चीज़ की हमें चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, और हमेशा दूसरों की भलाई करते हुए रहना चाहिए। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या था? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ठीक है, अब इस पर हमें जो है पूरा अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों का। अब इसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। भूमिका, नवीन दृष्टिकोण, निष्काम कर्म। ठीक है, तो ये आपको बताना है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। चलिए देखते हैं क्या जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इस कथन का अर्थ है अपने जीवन को खुलकर जीना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जिनके चलते वो अपने मन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाते और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो वही चीज़ बताना है कि ज़िंदगी आपकी है। माना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, करना है, लेकिन अपना जीवन भी खुल के जीना है। जो अपने जीवन को खिलकर जीता है उसे सुख दुख आशा अभिलाषा प्रभावित नहीं करती। आज ही जिंदगी की हर खुशी के मजे ले लें और मस्ती से जिएं। यही है जीवन का वास्तविक सुख, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता। जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए आज का सही उपयोग करें। आज जो समय है, हमारी जो खुशियां हैं, उनको हमें उसी समय संजोना है। यह भी याद रखें कि बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। आज को उत्साह और खुशी से जीना ही तो जिंदा दिली है। जिंदा दिली के लिए खुशी को अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि खुश दिल इंसान ही वास्तविक रूप से जिंदा दिल होता है। परंतु खुशी है कहाँ और उसे कैसे ढूंढें? कोई खुशी को धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई आध्यात्मिकता में, कोई पढ़ने लिखने में, कोई समाज सेवा में, और कोई ना जाने किस किस क्षेत्र में ढूंढता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए खुशी का पैमाना अलग होता है। जैसे कुछ लोगों को खाने का बहुत शौक है, तो वो क्या करेंगे, वो उनको खुशी मिलेगी बहुत तरह तरह के फूड खा ले। किसी को घूमने का शौक है तो उसे खुशी मिलती है किसमें? घूमने फिरने में। तो ये आपके अपनी खुशी का एक हम लोग खुद दायरा तय करते हैं कि हमें खुशी किस में मिलती है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि खुशी हमारे अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढते हैं। जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी की सुगंध का आनंद लेने के बाद उसे बाहर ढूंढता है, जबकि वह उसकी नाभि में होती है। हम कहाँ, खुशी हमारे अंदर है, लेकिन हम कहाँ पूरे जगह घूम रहे। तो इन्होंने इसके लिए कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया। वास्तविक खुशी हमें जिंदा दिल बनाती है। वास्तविक अर्थों में हमें खुशी तब मिलती है जब किसी कार्य के परिणाम के विषय में ना सोचें। मतलब इसका नतीजा क्या होगा, जब हम ये ना सोचें तो हमें हर काम में मजा आएगा। सिंपल है कि नहीं? निष्काम भाव से, बिना किसी लाभ हानि और अपेक्षा से किसी कार्य को करने से ही हम खुश रह सकते हैं। यानी कि हम काम करें, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, अगर हम ये नहीं सोचें तो उस काम को करने में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि हम अक्सर क्या रहते हैं, हम परिणाम के चक्कर में इतना प्रेशर में आते हैं कि उस काम करने को हम एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हमको क्या होता है, हमें जो है वो खुश दिली से हमारा काम नहीं हो पाता, हम टेंशन में आ जाते हैं और हमें खुशी नहीं मिलती।
यदि हम ध्यान से देखें तो हमें संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कुछ अटपटा लगता है परंतु कड़वी सच्चाई है। कुछ युवकों के जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होने के कारण उनके जीवन में ना कोई उत्साह है ना कोई उमंग है। तो जो हर चीज में निगेटिव सोचते हैं वो किसी चीज में भी एंजॉय नहीं कर सकते, कोई एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में नहीं रहता, उनके बेचारे उनके चेहरे बुझे बुझे लगते हैं, इसीलिए वह जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि जब उन्हें किसी चीज का खुशी ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, तो यंग एज में ही वो डलनेस उनके चेहरे पर आपको दिखने लगेगी। कुछ वृद्धों में जिंदगी की शाम में भी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण चेहरे पर ताजगी रहती। कुछ आप बुजुर्ग देखेंगे, कुछ ऐसे बुजुर्ग देखेंगे कि मान लीजिए वो 80 साल के आसपास होंगे लेकिन तब भी उनके चेहरे में एक चमक है, मतलब वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हुए जीते हैं। उन्होंने बहुत प्रेशर अपनी लाइफ में नहीं लिया है, हर चीज के लिए उन्होंने टेंशन नहीं ली है, और दिल में उमंगे हैं। इसी का नाम जिंदा दिली है। परंतु इसके साथ अपने पारिवारिक, नैतिक, सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना भी हमारा धर्म है। दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाकर चले व जीवन का आनंद लें। तो कहने का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं खुशदिली से करिए, टेंशन नहीं लीजिए, डिप्रेशन में मत आइए बहुत ज़्यादा। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं परिवार की तरफ, समाज की तरफ, उन सभी को निभाना है हमें, लेकिन खुशी खुशी, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आप जितना टेंशन लेंगे वो आपके आने वाले जीवन को उतना शॉर्ट करेगा। यही है जिंदा दिली, यानी कि हर काम में आप एंजॉयमेंट लें। ठीक, अब हमारे पास तीसरा हमारा अनुच्छेद का ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? स्वस्थ जीवन का राज, यानी कि हेल्दी लाइफ कैसे बनती है। स्वस्थ जीवन की परिभाषा दीजिए, फिर स्वस्थ जीवन के उपाय और आवश्यकता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर आपको पूरा अनुच्छेद लिखना है। मनुष्य के उत्तम जीवन के लिए उसका स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना कठिन नहीं है। यदि मनुष्य स्वयं को स्वस्थ नहीं रखता तो उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसको नित्य व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम जितना खाते हैं उतना हमारा बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब उतना चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो हमें अपने शरीर को पूरी तरीके से काम में रखना है। कहने का मतलब ऐसा समझो कि ये मशीन ऐसी है कि अगर इसे हम चलाएंगे नहीं तो ये जंग लगती जाएगी, इसके हर एक पार्ट में तकलीफ होती जाएगी। और अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित भोजन हमारे जीवन को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व देता है। व्यायाम हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाता है। हमारे सुखी जीवन के लिए ये दोनों परम आवश्यक हैं। अगर आप खुशी रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। व्यायाम हमारे लिए विशेष महत्व होता है। व्यायाम हमें स्वस्थ बनाता है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये हमें स्वस्थ भी रखता है और हेल्दी भी बनाता है। यदि हम शरीर से स्वस्थ हैं तो मन भी स्वस्थ रहता है। अब देखिए ऐसा है, हमारे शरीर में अगर कहीं कोई दर्द नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो आप देखिए हम खुशी खुशी सब चीज़ रहेंगे। अब कहीं पे भी अगर हमें दर्द होगा तो क्या होगा? आप किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, है ना। वही चीज़ का, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो मन भी स्वस्थ रहता है। किसी ने सही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यह वचन ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसकी सत्यता हम अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य सही नहीं है तो वह हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा। चिंता में लीन वह अपने खाने पीने में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता है। वह हमेशा सोचता रहता है। खाने पीने में लापरवाही से लगातार उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे उसे गिरता चला जाता है। उसका मुख तेज रहित हो जाता है। उसके मुख पर मलिनता दिखाई देती है, यानी कि कहते हैं ना मुरझाया हुआ सा चेहरा, डलनेस वाला चेहरा, वो उसका मुख तेज रहित हो जाता है, उसके मुख में मलिनता दिखाई देती है। इस तरह से वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है और उसे अन्य बीमारियां भी आ घेरती हैं। हमें चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। समय पर व्यायाम करें, समय पर भोजन करें, खाने में संतुलित भोजन ही लें और पूरी नींद अवश्य लें। अपनी दिनचर्या में इन बातों का समावेश करके हम स्वयं को बीमारियों से दूर रख सकते हैं।
और स्वयं को स्वास्थ्य से भरपूर खुशियों का जीवन दे सकते हैं। तो हमेशा स्वस्थ रहना है तो उसके लिए व्यायाम करिए, चिंता से तो कोसों दूर रहिए, क्योंकि आप जितना चिंता करेंगे उतने ही आपको और ज़्यादा बीमारियां घेरती चली जाती। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास अनुच्छेद था, हमने कर लिया। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5, जहां पर हमारे सामने हैं पत्र। ठीक है, तो ए और बी करके हमारे सामने 2 पत्र हैं, दोनों में से हमें एक पत्र करना है। क्या है देखिए, और ये 5 नंबर का रहेगा, तो दोनों में से जो भी आप एक पत्र करोगे वो रहेगा 5 नंबर का। क्या है, मेट्रो में यात्रा के दौरान आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया। इसको शिकायत करते हुए थाना अध्यक्ष के नाम लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल के दौरान आपका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया। अब आपको पुलिस कंप्लेंट लिखानी है। ठीक है, अब ये पुलिस कंप्लेंट आप जो लिखोगे ये होनी चाहिए 120 वर्ड्स में। अब आप ये तो पता चल गया, क्योंकि ये देना कहाँ पर, पुलिस स्टेशन है, थाना अध्यक्ष को लिखना है, तो ये एक औपचारिक पत्र रहेगा। ठीक है, सेवा में थाना अध्यक्ष, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तिथि जिस भी डेट को आपने लेटर लिखा है। मैं अब विषय आ गया, मेट्रो में यात्रा के दौरान मोबाइल फोन चोरी होने पर शिकायत हेतु। महोदय या महोदया, अब हमें नहीं पता कि भाई थाना अध्यक्ष जो है वो मेल है कि फीमेल है, तो इस कंडीशन में हमने दोनों लिख दिया। मैं मोती बाग के ब्लॉक ए मकान नंबर 100 में रहता हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं आज सुबह अपने घर से दिल्ली पिंक लाइन की मेट्रो द्वारा अपने ऑफिस नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा था। मेट्रो में बहुत भीड़ होने के कारण किसी व्यक्ति ने मेरी पैंट की जेब से मेरा मोबाइल फोन, जो कि सैमसंग कंपनी का था, चुरा लिया। भीड़ होने के कारण वह व्यक्ति अचानक भागने में कामयाब हो गया। मुझे पता था उसे निकाला, लेकिन मैं पकड़ता, लेकिन भीड़ थी कि वो भाग गया। अब जब मैं उस नंबर पर फोन लगा रहा हूं तो फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे फोन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करें और मुझे इसकी एक प्रति प्रदान करें, यानी कि एक कॉपी मुझे भी दें, जिससे मैं एक नया सिम प्राप्त कर सकूं। पहले क्या होता था ना, सिम जो है ना सरकारी कंपनियों द्वारा मिलते थे, तो आप ऐसे नहीं खरीद सकते थे। उसके लिए आपको पहले आपका मोबाइल और सिम चोरी हो गया है, इसके लिए आपको कंप्लेंट लिखनी है और तब आप जाओगे, तब दूसरा। अभी भी जैसे BSNL कंपनी है, ये सब गवर्नमेंट की है, तो इसमें आपको इतनी आसानी से सिम नहीं मिल जाएगा। मुझे इसकी एक प्रति प्रदान करें जिससे मैं एक नया सिम प्राप्त कर सकूं। आपसे निवेदन है कि आप चोर को पकड़कर मेरा फोन अतिशीघ्र बरामद करने का प्रयत्न करें, जिससे मैं अपना चोरी हुआ फोन प्राप्त कर सकूं। फोन की जानकारी निम्न प्रकार है। चलिए देखते हैं। सैमसंग नोट 5 जो भी उसका नंबर है, IMEI नंबर, मोबाइल नंबर, सब धन्यवाद, भवदीय रजनीश सिंह, मोतीबाग, नई दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने फ़ोन चोरी होने की कंप्लेंट जो है वो लिखवा दी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बी में हमारे पास अथवा करके है। ठीक है, ए और बी 2 में थे, दोनों में से आपको एक करना था, लेकिन हम दोनों करेंगे। आप अंकिता हैं। आप अक्सर अपनी सोसाइटी के लोगों को बिना मास्क पहने घूमते हुए देखते हैं, जबकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। इसकी शिकायत करते हुए सोसाइटी के सचिव को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। आप सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उसको आप लेटर दे रहे हैं, तो ये भी एक औपचारिक पत्र ही है। ठीक है, अब चूंकि ये जो हमारा 22 वाला पेपर जो हुआ था ना, ये कोरोना के बाद ही हुआ था, तो इस तरीके से मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न हम लोग के पास आए भी थे। सेवा में सचिव, पैराडाइज सोसाइटी, पंतनगर, दिल्ली, दिनांक, जो भी दिनांक रहेगा वो। फिर आएंगे विषय, लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क का सही तरीके से प्रयोग करने हेतु सचिव को पत्र। ठीक है, कि सही तरीके से वो मास्क का प्रयोग करें। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अंकित वर्मा आपकी सोसाइटी का सदस्य हूँ। सोसाइटी में हो रही कुछ बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। दरअसल आपको तो पता ही है कि कोरोना महामारी किस तरह फैल रही है। ऐसे में हम सभी को अपने तथा आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क का सही तरीके से प्रयोग करना आवश्यक है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग अब सोसाइटी में मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस समय मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो सभी का जीवन खतरे में आ सकता है।
अतः आपसे मेरा यह निवेदन है कि किसी भी तरह लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर कुछ नियम निर्धारित करें ताकि सभी लोगों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो उस समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा था कि जो लोग मास्क नहीं पहनते थे, अक्सर हम लोग इवन जो घर में भी लोग आते थे उनको भी मास्क पहन के रखे। पहले तो इतने लोग आते ही नहीं थे क्योंकि कोरोना के दौरान सबने एक दूसरे के यहाँ आना जाना एक तरीके से बंद किया हुआ था। धन्यवाद भवदीय अंकित वर्मा, ब्लॉक सी, फ्लैट नंबर 10। क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन उस सोसाइटी में आपके फ्लैट से है तो आप फ्लैट नंबर तक लिखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 पत्र जहां पर आपको दोनों में से एक करना था। अब हम आ गए हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर 6 में 2 प्रश्न हैं, का और खा। ठीक है, अब का के अंदर भी 2 प्रश्न हैं, ए और बी। क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 सूचना दी गई है, ए में एक सूचना है और बी में एक सूचना है। दोनों में से आपको एक सूचना करनी है। ठीक है, का में आपके पास 2 सूचनाएं हैं, ए और बी करके, वहां पर 2 ने उनमें से एक करनी थी। तो जो भी आप एक करते हो उसके लिए 2.5 नंबर मिलेगा। आप विद्यालय के प्रमुख छात्र मानव हैं। आपके विद्यालय में आपदा प्रबंधन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। ठीक है, अब आपको एक सूचना तैयार करनी है इस कार्यशाला की सूचना देते हुए। तो सूचना के लिए आपको पता है कि भाई सबसे पहले आप क्या बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो। सूचना में सबसे पहले जिस संस्था ने ये सूचना दी है, क्या दिया है यहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली। विषय रहेगा आपदा प्रबंधन कार्यशाला आयोजन हेतु सूचना। विद्यालय परिषद द्वारा आप सभी को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपदा प्रबंधन की ओर से हमारे विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विषय से संबंधित जानकारियां साझा की जाएंगी। अतः आप सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि इस कार्यशाला में उपस्थित रहकर इसकी जानकारी लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है कि मतलब किस तरीके से कार्यक्रम है, इसका विवरण दिया जाएगा। दिनांक 18 मई, शाम 5 बजे, स्थान विद्यालय परिसर। कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पास आवश्यक है। पास पाने के लिए मुख्य अध्यापक से संपर्क करें, प्रमुख छात्र मानव। ठीक है, तो आपने ये एक सूचना तैयार कर दी। अब अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आती है तो ऑप्शन करके अथवा करके आपके पास दूसरी सूचना थी। ठीक है, बी में एक, तो आप ए करोगे या बी करोगे, दोनों में से कोई एक करना था। 2.5 नंबर मिलने थे। विद्यालय की सांस्कृतिक सभा के सचिव होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के विषय में विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। तो यहाँ पर क्या है, विद्यालय की सांस्कृतिक सभा के आप सचिव हैं, स्नातक गणतंत्र दिवस आपका कब होता है, 26 जनवरी को, के आयोजन कार्यक्रम के विषय में विद्यार्थियों को सूचित करना है। केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली सूचना। विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय परिषद द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, एक जो कहते हैं ना जो कार्यक्रम होते हैं डांस के, म्यूजिक के, इस तरीके के, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम व नाटिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपनी कक्षा के मुख्य सचिव से संपर्क करें। कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है। तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अध्यापक से संपर्क करें और जो सिर्फ इसका आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए कार्यक्रम की पूरी सूची है। दिनांक 26 जनवरी सुबह 8 बजे, स्थान विद्यालय परिषद। कार्यक्रम के विषय हैं नृत्य, संगीत, नाटक, भाषण। ठीक है, और सचिव हैं प्रतीक चक्रवर्ती। ठीक है, अब हम आ गए खा। तो प्रश्न संख्या हमारी कौन सी थी, वो थी 6। उसमें हमारे पास 2 प्रश्न थे, का और खा। तो का में हमारे पास आई 2 सूचनाएं, दोनों में से हमें एक सूचना करनी थी का में। हाँ, अब खा में भी हमारे पास 2 सूचनाएं हैं, दोनों में से हमें एक सूचना करनी है।
पहली सूचना है, सागर अपार्टमेंट के सचिव की ओर से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को जल की बर्बादी रोकने हेतु 50 शब्दों में एक सूचना लिखनी। भाई आप जल तो कीमती होता है, तो उसकी बर्बादी ना हो, तो उसके लिए आप सूचना लिखेंगे। देखिए क्या है, सागर अपार्टमेंट, टैगोर पार्क, दिल्ली। सूचना, जल की बर्बादी की रोकथाम। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि हमारे अपार्टमेंट में जल की कमी हो रही है। बड़े ही दुख के साथ यह सूचित किया जा रहा है कि अपार्टमेंट के कुछ सदस्यों द्वारा जल का अनुचित व्यय किया जा रहा है, यानी बहुत बेकार में बहाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जल के बिना जीवन नहीं है। अतः आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया जल के इस अपव्यय की रोकथाम करने में हमारा सहयोग करें व अन्य लोगों को भी जागरूक करें। ठीक है, सचिव प्रतीक चक्रवर्ती। अब दूसरी सूचना क्या दी गई है, ध्यान से देखिए। आप केंद्रीय विद्यालय की सुचेता हैं। क्या है? सुचेता। अब आपका नाम सुचेता है। आप 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र खो गया है। विद्यालय सूचना पट के लिए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। जब आपका जो है एडमिट कार्ड खो गया है, कैसे एग्जाम देंगे, तो उसके लिए आप जो है नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगवाना चाहते हैं, और उसके लिए आप तैयार करेंगे ये नोटिस 50 वर्ड्स में। ठीक है। केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार, दिल्ली। परीक्षा प्रवेश पत्र खो जाने हेतु सूचना। मैं सुचेता सिन्हा, 10वीं कक्षा की छात्रा, आप सभी को यह सूचित करती हूं कि मेरी 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र आज सुबह ही कक्षा में कहीं खो गया। आप सभी से यह निवेदन है कि जिस किसी को यह पत्र मिले वह कृपया मुझे नीचे दिए गए फोन पर तत्काल सूचित करें। ठीक है, फोन नंबर सुचेता सिन्हा। ठीक है, जिसको भी मिला हो आप मुझे सीधे कांटेक्ट करें तो मैं आपसे मिल लूंगी। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में भी हमारे पास 2 प्रश्न हैं, का और खा। अब जैसे हम का करने जा रहे हैं, तो का में भी हमारे पास 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों में से हमें एक प्रश्न करना है, और ये आधारित है विज्ञापन पर। ठीक है, तो का में भी आपके पास 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। खा में 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक विज्ञापन करना है। ठीक है, जैसे अभी सूचना में था। पिछली कक्षा की अपनी पुरानी पुस्तकें गरीब विद्यार्थियों में निःशुल्क वितरण करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है आपको। ठीक है, आप फ्री में उनको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, निःशुल्क, क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं तो निःशुल्क कर देंगे। फिर आते हैं कक्षा 10 की पुरानी पुस्तकें निःशुल्क वितरण। कक्षा 10 की पुरानी पुस्तकें गरीब व होनहार विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो इधर कुछ बुक्स की पिक्चर बना दीजिए। विषय हैं, अब कौन कौन सी विषय की पुस्तकें हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है तथा कला है। सभी पुस्तकें अच्छी पढ़ने योग्य स्थिति में हैं। ऐसा नहीं कि फटी अटी हैं, आप पढ़ नहीं सकते हो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं। कृपया इच्छुक व पात्र विद्यार्थी संपर्क करें व अन्य लोगों को जानकारी दें। आपने सीधे फोन नंबर दिया। वितरण स्थान है जय मिश्रा 10B, रोहिणी, प्रीतमपुरा, कोहाट, एनविलक्षण। तो इस तरीके से आपने अपना एड्रेस भी दे दिया, फोन नंबर भी दे दिया, जो व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे करे। तो यहाँ पर आपने पहला विज्ञापन ये करोगे, ये दोनों में से एक करोगे तो 2.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, विद्यालय में आयोजित होने वाले पुस्तक मेले का प्रचार प्रसार करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन। तो आपके विद्यालय में एक पुस्तक मेला आयोजित होने वाला है, इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो अगर आप ये विज्ञापन कर रहे हो तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। मंच एक, पुस्तक अनेक। ऑस्कर पब्लिक स्कूल आयोजित कर रहा है पुस्तक मेला। तो फिर से वैसी कुछ पुस्तकें बना दो। अब चूंकि पुस्तक मेला है तो लोग आए लेने के लिए, तो डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, तो 10% की छूट। फिर क्या है, दिनांक 15 फरवरी से 25 फरवरी तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। ठीक है, ये पुस्तक मेला लगने वाला है। मुख्य आकर्षण है विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की बहार है। अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें हैं। साहित्य, विज्ञान, दर्शन, संस्कृति, इतिहास आदि सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। आइए और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। अभी कहाँ लग रहा है, पता है, विद्यालय सभागार, ऑस्कर पब्लिक स्कूल, वायु विहार, दिल्ली। तो ये पुस्तक मेला आयोजित कहाँ हो रहा है, तो इसके लिए तो एड्रेस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो विद्यालय में ही है, लेकिन विद्यालय के सभागार में।
ठीक है, जो भी जहाँ पर भी आप लोगों की मीटिंग या ऑडिटोरियम्स वगैरह बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं, वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का खा। अब खा में भी आपके पास 2 प्रश्न हैं और इन दोनों ही प्रश्न आपके विज्ञापन आधारित है। तो 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक विज्ञापन करना है। तो पहला विज्ञापन है, जो दोनों में से कोई भी एक करेंगे उसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। तो 2.5 नंबर का में मिले, 2.5 नंबर खा में मिले, 5 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, इसकी जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो आपके पास एक साइकिल है, पुरानी है, अब आप नहीं चलाते हो, तो उसे आप बेचना चाहते हो, तो उसके लिए 50 शब्दों में आप एक विज्ञापन तैयार कीजिए। बिकाऊ बिकाऊ पुरानी साइकिल, केवल 6 महीने पुरानी साइकिल मात्र 5,000 रुपये में। ठीक है, साइकिल की पिक्चर बना दीजिएगा, बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, मात्र 5,000 रुपये में। एटलस साइकिल, आकर्षक डिजाइन, रंग नीला, अतिरिक्त सीट, वजन में हल्की, साइकिल चलाएं, पर्यावरण को बचाएं। तो इस तरीके से एक टैगलाइन, क्योंकि भाई साइकिल पोल्यूशन तो करता नहीं है और साथ साथ हमें स्वस्थ भी रखता है। खरीदने के इच्छुक व्यक्ति कृपया संपर्क करें, टेलीफोन नंबर। तो आपको एड्रेस आपने नहीं दिया, इस जगह टेलीफोन नंबर सीधे सीधे दे दिया, कि जो हो इच्छुक होगा मुझे फ़ोन करेगा, मुझे सही लगेगा तो मैं उसे अपने एड्रेस देकर वहाँ पर बुला लूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा विज्ञापन। दूसरा विज्ञापन क्या है? आपके पिता श्रृंगार वस्तुओं के विक्रेता हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स हैं। आई थिंक कोरोना महामारी के कारण उनके कारोबार में मंदी आ गई है, अब ज़्यादा उसकी सेल नहीं हो रही है। उनकी दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, कितना? 50 शब्दों में आप एक विज्ञापन को तैयार करेंगे, तो ये आपको 2.5 मार्क्स देगा। श्रृंगार कलेक्शन, श्रृंगार की सभी प्रकार की वस्तुएं आकर्षक छूट के साथ उपलब्ध हैं। अब श्रृंगार में जो जो चीज़ें होती हैं, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ब्लशर्स हैं, ब्रशेस हैं, जो भी हैं, आई शेडो हैं, इन सब की थोड़ी सी पिक्चर बना दीजिए। श्रृंगार है नारी का जीवन। अब यहाँ पर आपने एक ऑफर दिया है होम डिलीवरी का। ठीक है, हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं, होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारी विशेषताएं हैं, सभी प्रकार के ब्रांडेड उत्पाद हैं, आकर्षक छूट है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, फ़ोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर खरीदने के इच्छुक व्यक्ति कृपया संपर्क करें, टेलीफोन नंबर आपको दिया गया। क्योंकि भाई लोगों को तो पता है यहाँ बहुत टाइम से, लेकिन लोग वहाँ पे आ नहीं रहे। रीज़न क्या है? कोरोना के चलते लोग आना नहीं चाहते, तो इसलिए आपने होम डिलीवरी वाला काम कर दिया, ताकि लोग जो हैं यहाँ ना आए, लेकिन उनको सामान की ज़रूरत है, हमें फ़ोन करें और हम वहाँ तक सामान पहुँचा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है? लघु कथा। क्या दिया गया है? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए, 5 नंबर की। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक लघु कथा लिखनी है और वो भी लिखनी है 120 शब्दों में, और इसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। देखिए क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक सूक्ति दी हुई है और इसी पर आपको एक लघु कथा पूरी तैयार करनी है। सोनम एक दिन अपने विद्यालय में बहुत ही खुशी खुशी घर वापस आई। घर आते ही उसने दादी जी के पास बड़े ही प्यार से जाकर अपना परिणाम पत्र दिखाया। ठीक है, मतलब रिजल्ट। उसका परिणाम पत्र देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। सोनम ने कक्षा में प्रथम स्थान पाया था, परंतु तभी सोनम का बड़ा भाई विकास वहां आ पहुंचा। वह बहुत उदास और निराश था। परीक्षा में उसे अच्छे अंक नहीं मिले थे। इसका कारण था उसका दिन रात मोबाइल में लगे रहना। विकास ने आते ही दादाजी से कहा कि उसके अंक अच्छे नहीं आए हैं। दादाजी ने उसे समझाया कि उसने समय का सही उपयोग नहीं किया। वही उसकी बहन सोनम पढ़ाई में अपना समय व्यतीत करती थी। क्या करती थी? जो उसको दिया जाता था वो समय व्यतीत करती थी। दादाजी ने विकास को समझाते हुए कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब तुम्हें पढ़ाई करने का समय था, तुमने पढ़ाई नहीं करी, अब तो नंबर्स खराब आ गए, अब पछताने से क्या फायदा। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादाजी से कहा कि अब वह अपना समय इस प्रकार के व्यर्थ कार्यों में नहीं गंवाएगा। अब वह अधिकांश समय पढ़ाई करेगा।
शिक्षा, अब इससे शिक्षा क्या मिल रही है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि एक बार अगर समय निकल जाए तो वो दोबारा हाथ में नहीं आ सकता, तो उसकी महत्ता को हमें समझना चाहिए। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा टॉपिक दिया गया है, यानी कि 2 टॉपिक दिए थे, दोनों में से एक करना था, तो एक ये हो गया, दूसरा ये है। एक वीर सिपाही का सपना, यानी कि एक जो सिपाही जो बहुत वीर होता है वो किस तरीके के सपने देखता है, चलिए देखते हैं। प्रतीक अपने गांव का इकलौता लड़का था जो सेना का सिपाही था, मतलब उसके पूरे गांव में सिर्फ वही जो है वो सेना में सैनिक बना था। वह अक्सर छुट्टियों में अपनी माँ से मिलने आता था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा उसे अपनी माँ से मिली थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सेना में भर्ती होना उसके बचपन का सपना था, जिसे उसने अपने परिश्रम से पूरा किया था, यानी कि अपनी मेहनत से पूरा किया था। आज पूरे 1 साल बाद वह अपनी माँ से मिलने घर आया था। माँ ने भी अपने लाडले बेटे के स्वागत के लिए बहुत तैयारियां की थी। उसके पसंद का खाना बनाया था। खाना खाकर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में प्रतीक अपनी माँ से अपने सपने की बात करने लगा। वह कह रहा था कि देश की रक्षा के लिए वह अपना सर्वस्व बलिदान करने में भी पीछे नहीं हटेगा। तो वो उसका सपना था कि अगर मुझे कभी देश के लिए अपना सब कुछ, यानी कि एक तरीके से अपने प्राण भी अगर देने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। देश की सुरक्षा करना ही एक सैनिक का परम कर्तव्य है। उसका सपना है कि उसके प्राण देश के काम आए। व्यर्थ के जीवन तथा मृत्यु से अच्छा है कि वह उसे देश को समर्पित कर अपने जीवन को साकार करे। ठीक है, तो ये उस लड़के का सपना था जो कि देश का सिपाही था। माँ बड़े ध्यान से अपने इस सैनिक बेटे की बातें सुन रही थी। तभी प्रतीक को एक फोन आया कि बॉर्डर पर दुश्मनों की सेना ने आक्रमण कर दिया है, अतः उसकी छुट्टी रद्द की जाती है। उसे जल्द से जल्द वापस कैंप पहुंचने का आदेश दिया गया। प्रतीक अपनी मां के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर घर से निकल गया। आज उसके जीवन में वो क्षण आ ही गया था जिसका वह हमेशा स्वप्न देखा करता था, यानी कि अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का। आज उसके जीवन में वो क्षण आ गया जिसका वह हमेशा सपना देखा। नम आंखों से माँ अपने जीवन भर की पूंजी को जाते हुए निहार रही थी। तो अपने बेटे को, भाई चाहे जितना देश के प्रति हो, मगर वो तो बेटा है, तो माँ उसे देख रही थी। परंतु उसके ये आंसू दुख के ना थे बल्कि खुशी के थे। माँ और बेटे का सपना अलग अलग नहीं था। बेटे के सपने के साथ माँ का सपना भी साकार हो रहा था। तो भाई वो समय था कि आज क्या पता, भाई जब युद्ध छिड़ता है तो कुछ भी हो सकता है। तो माँ को भी एक डर लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। शिक्षा, देश का सम्मान एक सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। देश के सम्मान की रक्षा करना केवल एक सैनिक का ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो सिर्फ ये कहिए कि जो बॉर्डर पर सैनिक तैनात हैं सिर्फ वही देश का सम्मान करें, वही रक्षा करें, नहीं। हम सबका भी कहीं ना कहीं फर्ज है, जो देश के अंदर रहते हैं वो देश की अच्छे से सम्मान करें, यहाँ के जितने नियम हैं उन सभी का पालन करें। तो इस तरीके से हम भी देश के अंदर रहते हुए देश की सेवा करते हैं। तो ये था हमारा क्लास 10th कोर्स बी का टर्म 2 का पेपर, जो था हमारा 2021-22 के सेशन का टर्म 2 का फर्स्ट सेट। अब इसके बाद हम करेंगे इसके सेकंड सेट को। ठीक है, अब इसका हम सेकंड सेट करेंगे ताकि जो है ना, हम हर साल के हम चाह रहे हैं कि कम से कम 2-2 सेट सॉल्व कर लें और हमें समझ में आए कि पैटर्न कैसे रहे हैं क्वेश्चंस के, और अच्छे से हम समझ भी पाएंगे, है ना। तो जल्दी ही हम लेकर आते हैं टर्म 2 का सेकंड सेट, और उसके बाद हम करेंगे 2023 और फिर 24। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ में और सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।